स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा समाव्यक्ता के बारे में, मतलब आइसोमेरिज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए समाव्यक्ता की डेफिनेशन को बता देता हूं। समाव्यक्ता की डेफिनेशन को बताने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसके वर्गीकरण को, मतलब क्लासिफिकेशन को बताऊंगा। तो देखो, समाव्यक्ता की ये डेफिनेशन होती है कि वे यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनका संरचना सूत्र एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? समाव्यक्ता बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं कि वे यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनका संरचना सूत्र एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? समाव्यक्ता बोलते हैं। मतलब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनको हम आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज बोलते हैं। तो ये तो समाव्यक्ता की डेफिनेशन हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए समाव्यक्ता के वर्गीकरण को बता देता हूं कि जो आइसोमेरिज होती है उसका हम क्लासिफिकेशन किस तरीका से करते हैं। तो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए समाव्यक्ता का वर्गीकरण। बोर्ड की तरफ देखिए, हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए समाव्यक्ता का वर्गीकरण। समाव्यक्ता का वर्गीकरण, ठीक है ना? समाव्यक्ता का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखो, ये समाव्यक्ता आप लोगों की दो प्रकार की होती है, ठीक है ना? मैं यहां पर लिख देता हूं समाव्यक्ता। ये समाव्यक्ता आप लोगों की दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आप लोगों की संरचना समाव्यक्ता, ठीक है ना? एक तो होती है आप लोगों की संरचना समाव्यक्ता, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? एक तो आप लोगों की संरचना समाव्यक्ता होती है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। एक आप लोगों की होती है त्रिविम समाव्यक्ता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक होती है आप लोगों की त्रिविम समाव्यक्ता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये समाव्यक्ता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो संरचना समाव्यक्ता होती है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। और एक त्रिविम समाव्यक्ता होती है, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। तो ये जो संरचना समाव्यक्ता होती है, अर्थात ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, ये 5 प्रकार की होती है। इसके 5 प्रकारों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना? ये जो संरचना समाव्यक्ता है, ये आप लोगों की 5 प्रकार की होती है। मैं 5 प्रकारों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं। पहली होती है आप लोगों की श्रृंखला समाव्यक्ता, ठीक है ना? पहली कौन सी होती है आप लोगों की? श्रृंखला समाव्यक्ता, मतलब चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है आप लोगों की स्थिति समाव्यक्ता, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? दूसरी होती है आप लोगों की स्थिति समाव्यक्ता, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी होती है आप लोगों की क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? तीसरा टाइप होता है आप लोगों का क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा टाइप होता है आपका मध्याप्ता, ठीक है ना? चौथा टाइप होता है आपका मध्याप्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। और 5वें नंबर का जो आप लोगों का टाइप होता है वो होता है चलाव्यक्ता, मतलब टोटोमेरिज्म। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये संरचना समाव्यक्ता 5 प्रकार की होती है। पांचों प्रकारों को मैंने आप लोगों को सामने शो कर दिया। पहला होता है आप लोगों का श्रृंखला समाव्यक्ता, मतलब चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप होता है आप लोगों का स्थिति समाव्यक्ता, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा टाइप होता है आप लोगों का क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा टाइप होता है आप लोगों का मध्याप्ता, मतलब मेटामेरिज्म। और 5वां जो आप लोगों का टाइप होता है वो होता है चलाव्यक्ता, मतलब टोटोमेरिज्म। तो ये 5 प्रकार की तो आप लोगों की संरचना समाव्यक्ता हो गई, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए त्रिविम समाव्यक्ता के बारे में बता देता हूं, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बता देता हूं। तो देखो, ये जो त्रिविम समाव्यक्ता होती है, अर्थात जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ये आप लोगों की 2 प्रकार की होती है। ये जो आप लोगों की त्रिविम समाव्यक्ता होती है, ये आप लोगों की 2 प्रकार की होती है। दोनों प्रकारों को मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। एक तो होती है आप लोगों की विन्यासी समाव्यक्ता, ठीक है ना? एक तो होती है आप लोगों की विन्यासी समाव्यक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और एक होती है आप लोगों की संरूपणी समाव्यक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैं लिख देता हूं, दूसरा टाइप होता है आप लोगों का इसका संरूपणीय समाव्यक्ता, ठीक है ना?
संरूपनीय समाव्यक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो त्रिविम समाव्यक्ता होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी समाव्यक्ता होती है और एक संरूपनीय समाव्यक्ता होती है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आप लोगों के कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है और एक आप लोगों की कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है। ये जो आप लोगों की कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है अर्थात ये जो आप लोगों की विन्यासी समाव्यक्ता होती है ये भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समाव्यक्ता होती है और एक प्रकाशिक समाव्यक्ता होती है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ये जो आप लोगों की विन्यासी समाव्यक्ता है अर्थात कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आप लोगों की ज्यामितीय समाव्यक्ता, ठीक है ना, एक तो होती है आप लोगों की ज्यामितीय समाव्यक्ता जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होती है आप लोगों की प्रकाशिक समाव्यक्ता जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि विन्यासी समाव्यक्ता भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समाव्यक्ता होती है मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और एक प्रकाशिक समाव्यक्ता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्यामितीय समाव्यक्ता भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो सिस होती है और एक ट्रांस होती है, ठीक है ना। ये जो आप लोग की ज्यामितीय समाव्यक्ता है ये भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो इसकी सिस फॉर्म होती है और एक इसकी ट्रांसफॉर्म होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी क्लासिफिकेशन को बता देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। ये जो आप लोगों की समाव्यक्ता होती है ये आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो संरचना समाव्यक्ता होती है आप लोगों की और एक त्रिविम समाव्यक्ता होती है। मतलब एक तो आप लोगों की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होती है और एक आप लोगों की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। ये जो संरचना समाव्यक्ता होती है अर्थात ये जो आप लोगों की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है ये पांच प्रकार की होती है। पांचों प्रकार आप लोगों के सामने, एक होती है आप लोगों की श्रृंखला समाव्यक्ता मतलब चेन आइसोमेरिज्म, एक होती है आप लोगों की स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होती है आप लोग क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक होती है आप लोग की मध्याक्ता मतलब मेटामेरिज्म और एक होती है आप लोगों की चलाव्यक्ता मतलब टोटोमेरिज्म। तो ये टाइप तो आप लोग किसके हो गए, संरचना समाव्यक्ता के मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब मैं आप लोग के लिए बता देता हूं त्रिविम समाव्यक्ता के बारे में मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये जो त्रिविम समाव्यक्ता होती है ये आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी समाव्यक्ता होती है और एक संरूपणी समाव्यक्ता होती है। मतलब एक तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है और एक आप लोग की कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है। ये आप लोग की कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म मतलब ये जो विन्यासी समाव्यक्ता है ये आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समाव्यक्ता होती है और एक प्रकाशिक समाव्यक्ता होती है। मतलब एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और एक आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। और ये आप लोगों की ज्यामितीय समाव्यक्ता मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है, एक तो सिस टाइप होता है इसका और एक टाइप इसका ट्रांस होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब मैं आप लोग के लिए बता देता हूं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था संरचना समाव्यक्ता से मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आप लोग के लिए संरचना समाव्यक्ता को बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करवा देता हूं क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर वो क्वेश्चन आप लोगों का किससे पूछा है, संरचना समाव्यक्ता से, ठीक है ना। तो मैं संरचना समाव्यक्ता को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करवा देता हूं। तो एक काम करता हूं मैं आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूं अब संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। फिर इस संरचना समाव्यक्ता के अंदर इसके पांचों टाइपों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको तो मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो अब मैं हेडिंग डाल देता हूं संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग के लिए संरचना समाव्यक्ता की मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की डेफिनेशन बता देता हूं। तो देखो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से क्लियर हो रही है। संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन जिनकी संरचना अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, संरचना समाव्यक्ता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, संरचना समाव्यक्ता बोलते हैं। और यह संरचना समाव्यक्ता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मैं अभी बारी बारी से पांचों प्रकारों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। पहला प्रकार आप लोगों को कौन सा है, श्रृंखला समाव्यक्ता मतलब चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा प्रकार आप लोगों को कौन सा है, स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा प्रकार है आप लोगों का क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा टाइप है आप लोगों का मध्याव्यक्ता मतलब मेटामेरिज्म। और पांचवा जो आप लोगों का टाइप है वो है चलाव्यक्ता टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो मैं अब बारी बारी से प्रत्येक आइसोमेरिज को ले रहा हूं। तो यहां पर मैं पहली हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों के लिए श्रृंखला समाव्यक्ता, ठीक है ना। पहली हेडिंग डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए श्रृंखला समाव्यक्ता मतलब चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। श्रृंखला समाव्यक्ता मतलब चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो इस श्रृंखला समाव्यक्ता की डेफिनेशन भी इसके नाम से क्लियर हो रही है। श्रृंखला समाव्यक्ता चेन आइसोमेरिज्म मतलब वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन जिनकी श्रृंखला अलग अलग होती है वो कौन सी समाव्यक्ता शो करते हैं, श्रृंखला समाव्यक्ता शो करते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सामने ले लेता हूं, एक एग्जांपल से इसकी तस्वीर आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर मैं ले रहा हूं अनुसूत्रित C4H10 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको ले रहा हूं, C4H10 को ले रहा हूं। और इसे C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर होते हैं। दोनों आइसोमरों को मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। श्रृंखला समाव्यक्ता का मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए अनुसूत्रित C4H10, अनुसूत्र C4H10 के 2 समावयवी होते हैं। अनुसूत्र C4H10 के 2 समावयवी होते हैं मतलब 2 आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। 2 समावयवी होते हैं, दोनों समावयवी को आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। एक तो होता है आप लोगों का नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना। एक तो होता है आप लोगों का नॉर्मल ब्यूटेन, मैं यहां पर लिख देता हूं नॉर्मल ब्यूटेन। और एक होता है आप लोगों का आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का आइसोब्यूटेन। तो ये कौन हो गए आप लोगों का आइसोब्यूटेन, ये कौन हो गए आप लोगों का आइसोब्यूटेन। तो देखो गौर से देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन इन दोनों की श्रृंखला अलग अलग है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है आप लोगों का और ये आइसोब्यूटेन है। तो ये आपस में दोनों कौन सी समाव्यक्ता को शो कर रहे हैं, श्रृंखला समाव्यक्ता को मतलब चेन आइसोमेरिज्म को। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन जिनकी संरचना अलग अलग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समाव्यक्ता मतलब चेन आइसोमेरिज्म। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल आ रहे हैं इन सभी एग्जाम्पलों को आप लोग ध्यान में रखना। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से भी बन सकता है कि अनुसूत्र C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा 2, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों का C4H10 है इसके कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर होते हैं। एक तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक आइसोब्यूटेन होता है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं संरचना समाव्यक्ता के दूसरे टाइप को ले रहा हूं। दूसरा टाइप आप लोगों को कौन सा है, स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले डेफिनेशन बताऊंगा और उसके भी 1-2 एग्जांपल लेकर उसको भी खत्म कर दूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ दूसरी हेडिंग डाल देता हूं मैं, स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो उसको भी देख लो। तो देखो मैं दूसरी हेडिंग डाल देता हूं स्थिति समाव्यक्ता। स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म। स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो देखो स्थिति समाव्यक्ता पोजीशन आइसोमेरिज की डेफिनेशन भी उसके नाम से क्लियर हो रही है। श्रृंखला समाव्यक्ता में तो अणुसूत्र समान था, केवल श्रृंखला चेंज हो रही थी। और स्थिति समाव्यक्ता के अंदर क्या होता है कि अणुसूत्र तो समान होता है, केवल स्थिति चेंज होती है। तो इसकी डेफिनेशन को मैं इस तरीका से बोल सकता हूं कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन प्रतिस्थापी समूह की स्थिति अलग अलग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति समाव्यक्ता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब इस आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर ले रहा हूं आप लोगों के लिए अनुसूत्र
ठीक है ना। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए C3H8O, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C3H8O। इसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों के लिए। इसके कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर है। एक तो आप लोगों का 1 प्रोपेनॉल है और एक आप लोगों का 2 प्रोपेनॉल है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये तो आप लोगों का कौन हो गया? 1 प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है ना। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का 1 प्रोपेनॉल हो गया। और ये आप लोगों का कौन हो गया? 2 प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया? 2 प्रोपेनॉल हो गया। इसका भी नाम लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसका नाम क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉल हो गया। तो देखो ध्यान से समझिए, ये जो अणुसूत्र C3H8O होता है, इसके कितने आइसोमर हैं? 2 आइसोमर है। एक तो 1 प्रोपेनॉल है आप लोगों का और एक 2 प्रोपेनॉल है। तो इन दोनों को देखिए, इसका भी अणुसूत्र C3H8O है और इसका भी अणुसूत्र C3H8O है। लेकिन यहां पर जो क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, उसकी स्थिति अलग है। यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 1 पोजीशन से। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 और यहां पर भी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। तो गौर से देखिए, यहां पर जो आप लोगों का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 1 पोजीशन से। और यहां पर भी आप लोगों का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? दूसरी पोजीशन से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इन दोनों आइसोमरों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये जुड़े ग्रुप एल्कोहल की स्थिति अलग अलग है। यहां पर एल्कोहल कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 1 पोजीशन से। और यहां पर एल्कोहल कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 2 पोजीशन से, ठीक है ना। तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन जो प्रतिस्थापी समूह होता है, अर्थात जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, उसकी स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपस में कौन सी समाव्यक्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं? स्थिति समाव्यक्ता को, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म को। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर जो आप लोगों का एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? पहली पोजीशन से। और यहां पर जो आप लोगों का एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? दूसरी पोजीशन से। तो इन दोनों आइसोमर का अणुसूत्र तो C3H8O है, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। यहां पर स्थिति 1 से जुड़ा हुआ है एल्कोहल और यहां पर स्थिति 2 से जुड़ा हुआ है एल्कोहल। तो ये आपस में कौन सी समाव्यक्ता शो कर रहे हैं? स्थिति समाव्यक्ता, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। देखो अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर ले रहा हूं C3H8, ठीक है ना। अगले एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, सॉरी, C4H8, ठीक है ना। अगले एग्जांपल हो गया आप लोगों का C4H8। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 1 ब्यूटीन और यहां पर लिख देता हूं मैं 2 ब्यूटीन। ये फॉर्मूला तो आप लोगों का किसका हो गया? 1 ब्यूटीन का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो आप लोगों का किसका हो गया? 1 ब्यूटीन का। ये तो आप फॉर्मूला 1 ब्यूटीन का हो गया और ये फॉर्मूला आप लोगों का 2 ब्यूटीन का हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया? 2 ब्यूटीन का हो गया। तो देखो इन दोनों को देखिए, जो आप लोगों का अणुसूत्र C4H8 है, ठीक है ना, इसके कितने आइसोमर है? इसके भी 2 आइसोमर है। एक तो आप लोगों की 1 ब्यूटीन है और एक आप लोगों की 2 ब्यूटीन है। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8 और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। लेकिन यहां पर जो आप लोगों के डबल बॉन्ड की कंडीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ये आप लोगों की चेंज है। यहां पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? एक पोजीशन से। नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 और 4। तो यहां पर डबल बॉन्ड कौन सी स्थिति से जुड़ा हुआ है? एक स्थिति से। और यहां पर डबल बॉन्ड आप लोगों को कौन सी स्थिति से जुड़ा हुआ है? 2 स्थिति से। नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। यहां पर डबल बॉन्ड की स्थिति कौन सी है? नंबर 1। और यहां पर डबल बॉन्ड की स्थिति कौन सी है? नंबर 2, ठीक है ना। तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है, लेकिन प्रतिस्थापी समूह की स्थिति अगर अलग अलग है, तो वो आपस में कौन सी समाव्यक्ता को शो करते हैं? स्थिति समाव्यक्ता को, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म को। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए संरचना समाव्यक्ता के तीसरे टाइप को ले रहा हूं, जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो उसको भी देख लो, उसको भी क्लियर करवा देता हूं। तो देखो इसको मिटा देता हूं, तीसरी हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो आप लोगों की तीसरी हेडिंग है संरचना समाव्यक्ता के अंदर क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता,
मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह समावेशता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं। डेफिनेशन को बताने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसके कुछ एग्जांपल ले लूंगा, जिससे ये भी मैं आप लोगों की आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगी। तो देखो क्रियात्मक समूह समावेशता है, इसकी भी डेफिनेशन इसके नाम से क्लियर हो रही है कि वे यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, तो वो आपस में कौन सी समावेशता शो करते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशता। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं। क्रियात्मक समूह समावेशता की डेफिनेशन उसके नाम से क्लियर हो रही है कि वे यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, तो वो आपस में कौन सी समावेशता शो करते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों के लिए ले रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं C2H6O, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने किसका लिया है, C2H6O, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो दो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कौन होता है, एक तो आप लोगों का एल्कोहल होता है और एक आप लोगों का ईथर होता है, ठीक है ना। इसके अंदर दो क्रियात्मक समूह होते हैं आप लोगों के, एक तो आप लोगों का एल्कोहल होता है और एक आप लोगों का ईथर होता है। ये आपस में कौन सी समावेशता शो करते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशता। मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, यहां पर तो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लिख रहा हूं एथेनॉल को, ठीक है ना। ये तो मैंने किसको लिख दिया, एथेनॉल को लिख दिया, ठीक है ना। ये तो मैंने एथेनॉल को लिख दिया और ये लिख दिया मैंने मेथॉक्सीमेथेन को, ठीक है ना। इसका नाम है मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है ना, इसका नाम है मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन। तो देखो गौर से देखिए इन दोनों का अनुसूत्र सेम है, इसका भी अनुसूत्र C2H6O है और इसका भी अनुसूत्र C2H6O है, लेकिन ये किसका सदस्य होता है, एल्कोहल का, और ये किसका सदस्य होता है, ईथर का। तो अनुसूत्र तो दोनों का सेम है लेकिन दोनों के अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह अलग है। ये किसका क्रियात्मक समूह है, यहां पर आप लोगों का एल्कोहल का, और इसके अंदर किसका क्रियात्मक समूह है, ईथर का। मैं लिख देता हूं आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, ठीक है ना, और यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह ईथर है। यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर है। तो दोनों का अनुसूत्र तो क्या है, सेम, लेकिन दोनों के अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह आप लोगों का अलग अलग है। यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह कौन है, एल्कोहल, और यहां पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह कौन है, ईथर। तो ये दोनों आपस में कौन सी समावेशता को शो कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह समावेशता को मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहां पर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर सेकंड को ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर सेकंड ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए C3H6O, ठीक है ना, अनुसूत्र C3H6O, और यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, इसके अंदर दो क्रियात्मक समूह है, एक तो आप लोगों को कौन है, एल्डिहाइड है, और एक आप लोगों को कौन है, कीटोन है, ठीक है ना। एक क्रियात्मक समूह तो आप लोगों को कौन है, एल्डिहाइड है, और एक क्रियात्मक समूह आप लोगों को कौन है, कीटोन। तो यहां पर तो लिख देता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो किसका, एसिटाल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो किसका, एसिटाल्डिहाइड का, और ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, एसीटोन का। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका, एसीटोन का, ठीक है ना। तो इन दोनों को गौर से देखिए, दोनों का अनुसूत्र तो आप लोगों का क्या है, समान है, ठीक है ना। इसका भी अनुसूत्र आप लोगों का क्या है, C3H6O, और इसका भी अनुसूत्र आप लोगों का क्या है, C3H6O। तो दोनों का अनुसूत्र तो समान है लेकिन दोनों के अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो क्रियात्मक समूह आप लोगों का अलग अलग है। इसके अंदर किसका क्रियात्मक समूह आप लोगों का, एल्डिहाइड का, और इसके अंदर किसका क्रियात्मक समूह आप लोगों का, कीटोन का। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन आपस में कौन सी समावेशता को शो कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह समावेशता को मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों की ये क्रियात्मक समूह समावेशता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है, ठीक है ना। अब मैं संरचना समावेशता के चौथे टाइप को ले रहा हूं जिसका नाम है मध्याप्ता, मेटामेरिज्म। तो देखो मैं मध्याप्ता मतलब मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म को भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। तो इसको तो मिटा देता हूं और चौथी हेडिंग डाल देता हूं मध्याप्ता मतलब मेटामेरिज्म, तो उसको भी देख लो आप लोग। तो देखो अब मैं संरचना समावेशता के चौथे टाइप को ले रहा हूं जिसका नाम है मध्याप्ता, ठीक है ना, जिसका नाम है मध्याप्ता। इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देता हूं, क्योंकि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप लोगों की मध्याप्ता आइसोमेरिज्म है, ये एक प्रकार की आप लोगों की स्थिति समाव्यक्ता होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो मध्याप्ता होती है यह विशेष प्रकार की, यह विशेष प्रकार की मतलब स्पेशल टाइप की, यह विशेष प्रकार की, यह विशेष प्रकार की, यह विशेष प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता है। यह विशेष प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता है, स्थिति समाव्यक्ता है। अभी इसको पूरी को एक्सप्लेन करूंगा। यह विशेष प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता है। यह पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना कि जो मध्याप्ता होती है अर्थात जो मेटामेरिज्म होती है वो एक प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता होती है, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होती है उसको मैं अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए मध्याप्ता की डेफिनेशन को बता देता हूं। नाम से ही पता लग रहा है मध्याप्ता मतलब मेटामेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है ना वो मध्य में होता है, बीच में होता है। नाम से ही पता लग रहा है ना मध्याप्ता मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है वो मध्य में होता है मतलब बीच में होता है, और उससे जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं वो एल्किल ग्रुप आप लोगों के चेंज होते रहते हैं, अर्थात उन एल्किल ग्रुपों की स्थिति चेंज होती रहती है। इसलिए जो मध्याप्ता आइसोमेरिज्म होती है आप लोगों की वो विशेष प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल से ये मध्याप्ता भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को कौन है, C4H10O। ठीक है ना। यहां पर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका लिया है, C4H10O का लिया है। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी स्ट्रक्चर को बता देता हूं। तो देखो ध्यान रखना, ये जो मध्याप्ता आइसोमेरिज्म होती है इसको ज्यादातर एक तो कीटोन शो करते हैं, एक ईथर शो करते हैं और एक एस्टर शो करते हैं। ज्यादातर केसों में इसको कौन शो करते हैं, एक तो आप लोगों का ईथर शो करता है, एक आप लोगों का कीटोन शो करता है और एक आप लोगों का एस्टर शो करता है। तो मैं इनकी स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर को बताने के बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो यहां पर मैंने अणुसूत्र लिखा है C4H10O। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, ईथर का क्रियात्मक समूह होगा। तो मैं लिख देता हूं, एक तो आप लोगों का आइसोमर बना है आप लोगों का एथॉक्सी एथेन। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन। तो एक तो आप लोगों का आइसोमर एथॉक्सी एथेन बनाए। ठीक है ना। एक आप लोगों का आइसोमर मेथॉक्सी प्रोपेन बनाए। एक आप लोगों का आइसोमर क्या बना, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो एक आइसोमर आप लोगों को कौन बन गया, मेथॉक्सी प्रोपेन, और एक आइसोमर बनाए आप लोगों का 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसको लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक आइसोमर बनाए आप लोगों का 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना। एक आइसोमर बनाए आप लोगों का 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। एक इसको दो, दो इसको दो, 3 इसको दो, तो इसका नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक आइसोमर आप लोगों को क्या बन गया, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बन गया। अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से बता देता हूं और इस एग्जांपल के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना, संरचना समाव्यक्ता का जो चौथा टाइप है उसका नाम है मध्याप्ता। ठीक है ना, मेटामेरिज्म। इसकी मैंने एक तरीका से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई है। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है, स्थिति समाव्यक्ता होती है, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रियात्मक समूह होता है ना वो मध्य में होता है, बीच में होता है, और उससे जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, उनकी स्थिति चेंज होती रहती है। इसीलिए इसको हम एक प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता बोलते हैं। कैसे चेंज होती रहती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ये बीच में आप लोगों को कौन हो गया, ईथर क्रियात्मक समूह हो गया। ये बीच में आप लोगों को कौन हो गया, ईथर क्रियात्मक समूह हो गया। अब देखो इधर कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर भी आप लोगों को कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके दूसरे आइसोमर को देखो तो देखो ये आप लोगों को कौन हो गया, ईथर हो गया। यहां पर इसकी पोजीशन को देखो, यहां पर आप लोगों का इधर की साइड प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर की साइड आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
मतलब जो एल्किल ग्रुप है उनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ईथर का जो फॉर्मूला होता है ना, ईथर क्रियात्मक समूह का जो फॉर्मूला होता है वो कौन होता है, ROR, ठीक है ना, ROR, जो कि कौन सी समाव्यक्ता को शो कर रहा है यहाँ पर, मध्याप्ता को, मतलब मेटामेरिज को। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो कहां पर आ गया, मध्य में आ गया, और उसके दोनों साइड कौन है आप लोगों के, एल्किल ग्रुप। तो इन एल्किल ग्रुपों की स्थिति चेंज हो जाती है, इसीलिए इस समाव्यक्ता को हम क्या बोलते हैं, स्थिति समाव्यक्ता, ठीक है ना। जैसे कि ये आप लोगों का ईथर क्रियात्मक समूह हो गया जो कि बीच में आ गया, मतलब मध्य में आ गया। इधर देखो, इधर आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक आइसोमर तो आप लोगों का ये हो गया। अगले आइसोमर के अंदर इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। अगले आइसोमर के अंदर देखिए, ये आप लोगों को कौन है, ईथर क्रियात्मक समूह। इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप लोगों का प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर आप लोगों का कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगली वाली कंडीशन पर आ जाओ आप लोग, ये कौन हो गया आप लोगों का, ईथर क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक है ना। अगला आइसोमर में देखो, ये आप लोगों को कौन हो गया, ईथर क्रियात्मक समूह हो गया। इधर देखो आप लोगों का आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर देखो आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो क्रियात्मक समूह होता है वो बीच में होता है, लेकिन जो से एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं साइड में, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, उनकी स्थिति चेंज होती रहती है। इसलिए इस समाव्यक्ता को हम कौन सी समाव्यक्ता बोलते हैं, स्थिति समाव्यक्ता। मतलब ये एक प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता जैसी होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये आइसोमेरिज्म आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। और एक चलाव्यक्ता जिसका डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं, ये आइसोमेरिज्म की एग्जाम के आधार पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रख लेना। एक तो आप लोगों को कौन है, मध्याप्ता, इसको ध्यान में रख लेना। और अभी जो पांचवी हेडिंग लेने वाला हूं वो मैं किसकी लेने वाला हूं, चलाव्यक्ता के बारे में, मतलब टोटोमेरिज के बारे में। तो वो आइसोमेरिज्म की भी आप लोगों की एग्जाम के आधार पर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रख लेना। चलो ठीक है, तो मैं पांचवी हेडिंग डाल देता हूं, चलाव्यक्ता मतलब टोटोमेरिज्म। तो उस आइसोमेरिज्म को भी आप लोग देख लो, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी सी है सब। देखो अब मैं संरचना समाव्यक्ता के पांचवें टाइप को ले रहा हूं, जिसका नाम है चलाव्यक्ता, ठीक है ना, जिसका नाम है चलाव्यक्ता मतलब टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। और ये आइसोमेरिज्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों की लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर पूछा था। क्वेश्चन किस तरीका से पूछा था वो मैं अभी आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं, डेफिनेशन को बताने के बाद फिर एक एग्जांपल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, ये जो चलाव्यक्ता आइसोमेरिज्म होती है, अर्थात ये जो टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होती है, ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता होती है। इसको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये जो चलाव्यक्ता होती है यह एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता है, क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता है। यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता है और इसके दो रूप बनते हैं, एक तो कीटो रूप बनता है और एक इनोल रूप बनता है। उसके अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड और प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो चलाव्यक्ता आइसोमेरिज्म है यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। और ये पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट को लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर पूछा था। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर आप लोगों से कैसे क्वेश्चन बना था कि चलाव्यक्ता एक विशेष प्रकार की है, तो आप लोगों का जवाब होता वहां पर क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी मैंने आप लोगों के लिए मध्याप्ता आइसोमेरिज्म के बारे में क्या बताया था कि जो मध्याप्ता आइसोमेरिज्म है वो एक प्रकार की स्थिति समाव्यक्ता है। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन बना था यहां से कि चलाव्यक्ता एक विशेष प्रकार की है, तो आप लोगों का वहां पर जवाब होता क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस चलाव्यक्ता के अंदर दो रूप बनते हैं, एक तो कीटो रूप बनता है और एक इनोल रूप बनता है। उनके अंदर क्या होता है कि
कि पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम, जो कि यहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे, क्योंकि H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो पाई बॉन्ड और प्रोटॉन एक ही स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं यहां पर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं, एक तो कीटो रूप की स्ट्रक्चर को लिख देता हूं और एक इनोल रूप की स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, ये तो आप लोगों का कीटो रूप हो गया, ठीक है ना, ये तो आप लोगों का कीटो रूप हो गया, मैं लिख देता हूं, ये तो आप लोगों की कीटो फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अब ये कीटो फॉर्म यहां पर आप लोग की इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इनोल फॉर्म में किस तरीका से कन्वर्ट होती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो कंडीशन ही होती है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो गौर से आप लोग देखिए, यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर निकलेगा और H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये जो आप लोगों का H+ होता है, इस H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम हाइड्रोजन का निकाल दें तो उसमें केवल एक ही प्रोटॉन बचता है। तो ये जो आप लोगों का H+ है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। कोई भी अगर आप लोगों से इस तरीका से पूछ ले कि भाई H+ को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, तो आप लोगों को जवाब होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। लेकिन इस H+ की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुका है, तो इसके पास में केवल एक ही प्रोटॉन है, इसलिए H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम से। और हम जानते हैं कि कार्बन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। तो जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, मतलब ये बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर निकलेगा, ठीक है ना। और H+ को मैंने क्या बोला, प्रोटॉन। और ये किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। किस तरीका से जुड़ेगा, क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। बॉन्ड किस तरीका से जनरेट होगा वो आप लोग देख लो। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर आप लोगों के कार्बन की, ये मैंने 4 वैलेंसी को शो कर दिया। तो ये तो कौन सा रूप हो गया आप लोगों का, कीटो रूप, क्योंकि इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह आप लोगों का, देखो इसको कीटो रूप में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों का कीटोन क्रियात्मक समूह है। ये जो आप लोगों का CO ग्रुप होता है, अगर उसकी दोनों वैलेंसी खाली है, मतलब उसकी 2 वैलेंसी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटो रूप। ये कीटो रूप किसमें कन्वर्ट हो गया है, इनोल रूप में। इसको हम कौन सा रूप बोल रहे हैं, इनोल फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम कौन सा रूप बोल रहे हैं, इनोल रूप बोल रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि इसको हम इनोल रूप क्यों बोल रहे हैं। देखो आप लोगों को पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, और जो एल्कोहल होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल। देखो हम जानते हैं डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, इन, और जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल। तो देखो यहां पर जो इन वर्ड यूज किया है, यहां से हम लोगों ने ई को हटा दिया, तो ये इन वर्ड यूज किया है वो तो हमने किसके लिए किया है, डबल बॉन्ड के लिए। और ये ऑल वर्ड यूज किया है वो हम लोगों ने किसके लिए किया है, एल्कोहल के लिए। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग देखो, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका अनुलग्न मैंने इन लिख दिया, और इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका अनुलग्न मैंने क्या लिख दिया, ऑल लिख दिया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनोल फॉर्म। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले के अंदर कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। तो ये कीटो फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो गई, इनोल फॉर्म में। अगर इस इनोल फॉर्म को हम वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की हो सकती है। किस तरीका से हो सकती है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो देखो यहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो पाई बॉन्ड आप लोगों का बना था, इसको मैं कहां पर शिफ्ट कर दूं, यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों को कहां पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो वापस से ये इनोल फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। बात समझ में आ गई ना। मतलब हम कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनोल फॉर्म को वापस से हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ट्रांसफर हुआ है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है, एक तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हुआ है, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, और एक आप लोगों का पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है। भाई स्ट्रक्चर के अंदर दो ही चीज तो ट्रांसफर हो रही है। एक तो देखो यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड बन गया, और यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो गया तो ये प्रोटॉन का शिफ्ट हो गया, ठीक है।
ठीक है ना। तो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, इनॉल फॉर्म में। अगर इस इनॉल फॉर्म से वापस से हम कीटो फॉर्म कन्वर्ट करना चाहे, मतलब कीटोन फॉर्म बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं कहां पर शिफ्ट कर दूं, यहां पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना। और इस वाले बॉन्ड को मैं अगर यहां पर शिफ्ट कर दूं तो यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर कहां पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे चलाव्यता के अंदर अर्थात इस टोटोमेरिज्म के अंदर क्या हुआ है, एक तो आप लोगों का पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है और एक आप लोगों का प्रोटॉन मतलब H+ ट्रांसफर हुआ है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, तो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम में आप लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन इस तरीका से पूछा था कि चलाव्यता विशेष प्रकार की है और आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो जिस ऑप्शन में आप लोगों के लिए क्रियात्मक समूह समाव्यता दे रखी थी वही आप लोगों का आंसर था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब आप लोगों को टिक किस पर करना था, क्रियात्मक समूह समाव्यता पर। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों की ये चलाव्यता समाव्यता कंप्लीट होती है और उसी के साथ आप लोगों की ये संरचना समाव्यता भी कंप्लीट होती है, जो कि आप लोगों को कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की। मैंने 5 प्रकारों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहले नंबर की जो आप लोगों की संरचना समाव्यता के अंदर थी वो आप लोगों की कौन थी, श्रृंखला समाव्यता। दूसरे नंबर की आप लोगों की कौन सी थी, स्थिति समाव्यता। तीसरे नंबर की आप लोगों की कौन सी थी, क्रियात्मक समूह समाव्यता। चौथे नंबर की आप लोगों की कौन सी थी, मध्यावता। और 5वें नंबर की जो आप लोगों की संरचना समाव्यता है वो कौन है, चलाव्यता। इसमें मैंने 2 को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताया, एक तो मध्यावता को बताया और एक चलाव्यता को बताया है। बात समझ में आ गई ना। मध्यावता एक प्रकार की स्थिति समाव्यता है और चलाव्यता एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यता है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप लोगों की संरचना समाव्यता कंप्लीट होती है। हम लोगों से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो संरचना समाव्यता से पूछा जाता है। तो मैंने संरचना समाव्यता को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर जो क्वेश्चन बने हैं यूनिट 9 से वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। यूनिट 9 से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर बने और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के अंदर बने उनको मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।